भाई आज बाल थोड़े से खराब हो रखे हैं तो इग्नोर करना, वहां ज्यादा ध्यान मत देना। तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी एंड कस्टम लॉ की सीरीज बन रही है। आज हम चैप्टर 8 पर आ चुके हैं। आप लोगों के इतने सपोर्ट की वजह से, इतना प्यार है जो दिखाया आपने। 7 चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने पुराने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे 1 से लेके 7 तक, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहां से जाके आप 7 चैप्टर को एक साथ वॉच कर सकते हो। सारे लेक्चर्स कवर्ड हैं वीडियोस में, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं जीएसटी एंड कस्टम लॉ का चैप्टर नंबर 8। ये सीरीज एसओएल ड्यू के लिए बनाई जा रही है, स्पेशली बच्चे जो 6th सेमेस्टर में हैं तो उनके लिए ध्यान रखते हुए बनाई जा रही है, और जिनके एग्जाम अभी 1-2 महीने बाद आने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज और नोट्स वगैरह हमने बना के रेडी कर दिए हैं। जिन बच्चों को जीएसटी एंड कस्टम लॉ के नोट्स परचेज करने हैं ना भाई, तो नोट्स बाय करने के लिए आप व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और व्हाट्सएप नंबर मैंने ऊपर यहाँ पे लिख दिया है, तो इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना कि सर हमको नोट्स बाय करने हैं जीएसटी एंड कस्टम लॉ के। जो भी मिनिमम प्राइस है वो पे करके आप नोट्स की पीडीएफ को व्हाट्सएप से बाय कर सकते हो, ठीक है। और जो नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान से सुनो, इससे नोट्स बनाओ आराम से बैठ के, सब कवर हो जाएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। पहले हम समझेंगे सप्लाई का मतलब क्या होता है। देखो, सप्लाई का सिंपल सा मतलब होता है कि आप मुझे पैसे दो किसी चीज के, चाहे मैं गुड्स बेच रहा हूँ चाहे मैं सर्विस बेच रहा हूँ। सप्लाई क्या होती है कि आपने मुझे पैसे दिए, कुछ चीज आपको खरीदनी है और मैंने आपको वो चीज पकड़ा दी, आपको सप्लाई कर दी, और साथ में मैंने एक इनवॉइस काट के आपको पकड़ा दिया। इसको बोलते हैं सप्लाई। अब हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जब हमारे से सरकार जो है जीएसटी लेती है सप्लाई के टाइम पर, उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं। जीएसटी यानी कि टैक्स। सरकार जो है जब हम किसी भी चीज को सप्लाई करते हैं तब टैक्स लेती है सप्लायर से, ठीक है। तो वो जो टैक्स हमें टाइम ऑफ सप्लाई पर देना पड़ता है उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि टाइम ऑफ सप्लाई माना किसको जाएगा। देखो, अब टाइम ऑफ सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक ऐसा टाइम जहां पर हमें ये लगे कि हाँ अब सप्लाई जो है इस पॉइंट पर पूरी हो गई है और अब गवर्नमेंट का रोल आएगा। अब गवर्नमेंट आती है और बोलती है आपने सप्लाई कर दी, हम बोलेंगे हाँ। गवर्नमेंट बोलेगी चलो आप टैक्स पे कर दो अपना, हम पे कर देंगे। तो वो पॉइंट जो है वही पॉइंट के हम डिस्कशन करने वाले टाइम ऑफ सप्लाई, कि वो टाइम कब आएगा कि जब पता चलेगा कि ये टाइम ऑफ सप्लाई का है और यहां गवर्नमेंट आएगी हमसे टैक्स वसूलने या टैक्स लेने या टैक्स कलेक्ट करने। तो वो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता चलेगा। देखो, मान लो कोई मेरे से कुछ खरीदने आया, मैं उसको सप्लाई कर रहा हूँ, कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज बेच रहा हूँ। मैंने जब इनवॉइस बनाया होगा, जैसे उसने बोला कि भाई मेरे को एक वॉच चाहिए, नई ब्रांडेड न्यू वॉच चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने उसका इनवॉइस लिख दिया, इनवॉइस काट दिया कि 15,000 की वॉच है, ऐसे ऐसे इतना अमाउंट है आपको पे करना है, इनवॉइस बना दिया उसके नाम से। जैसे मैं इनवॉइस बनाऊंगा, क्या मेरा तब इनवॉइस बनने के बाद ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा कि अब मेरे को जीएसटी पे करना है। मेरा इनवॉइस बना यानी अब मेरे को जीएसटी पे करना है। या दूसरा कि जब मैं उसको इनवॉइस पैक करके दे दूंगा और वो जब पेमेंट कर देगा, तब वो पेमेंट जब आएगी उसके बाद मेरा टाइम आ जाएगा कि अब पेमेंट आ चुकी है, इनवॉइस बन गया है, अब पेमेंट आ गई, सेल हो गया माल, तो अब आ गया टाइम ऑफ सप्लाई कि हाँ अब गवर्नमेंट आ गई, भाई आ जाओ टैक्स लेने आ जाओ इस बंदे से, इसकी टाइम ऑफ सप्लाई आ गई। या जब मेरा पैसा मेरे खाते में या मैं अपने गल्ले में या बैंक में डाल दूंगा, उस जगह पर सरकार आएगी कि अब इसने पैसा गल्ले में डाल दिया है, इनवॉइस भी बन गया है, चलो अब दोबारा आ जाओ सारे के सारे से टैक्स लेने आ जाओ, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। तो वो टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, कब गवर्नमेंट आएगी आपसे टैक्स लेने। तो वही चीज तो आज हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई बस इतना सा समझो कि जब भी आप कोई चीज सेल करते हो, सेल करने पे जो आप टैक्सेस वगैरह पे करते हो गवर्नमेंट को, वो होता है सप्लाई, ठीक है। टैक्सेस वगैरह सप्लाई करते हो, मगर वो जो टाइम की बात हो रही है ना यहाँ पर, वो है टाइम ऑफ सप्लाई, कि कौन से टाइम पर हमको ये श्योर करना पड़ेगा कि हम लोगों को टैक्स अब पे करना है। वो जो अब वर्ड बोला है मैंने, अब पे करना है, तो वो वर्ड कब आएगा, वो टाइम कब आएगा, कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट है टाइम ऑफ सप्लाई का। तो उसके लिए हम कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में टाइम ऑफ सप्लाई को। समझ आया। कह रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई यानी टीओएस, जब मैं टीओएस वर्ड का यूज करूंगा ना, उसका मतलब होगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई इंडिकेट द पॉइंट इन टाइम when liability to pay tax arise। कह रहा है टाइम ऑफ सप्लाई एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जिस जगह पर आपको सेल करने के बाद एक लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी।
आपकी एक लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी कि इस जगह पर अब आपकी सप्लाई हो चुकी, अब आपको टैक्स पे करना, अब आते ही होंगे टैक्स वाले टैक्स वसूल करने। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैंने जैसे ही इनवॉइस काटा, अपनी घड़ी बेची और एक इनवॉइस काट के सामने रिसिपिएंट को दिया, ये लो आपकी रिसिप्ट, आपका इनवॉइस, और आप मेरे को पेमेंट कर दो। और जैसे ही ये सब हुआ उतने में गवर्नमेंट वहां से आती होगी कि अब यहाँ पे इसकी सप्लाई हो गई है, अब टाइम आ गया इससे टैक्स लेने का। जो सप्लाई इसने करी है, 15,000 की घड़ी बेची है, उस पर टैक्स वसूलने का टाइम आ गया। तो वो टाइम, वो जो लाइबिलिटी पे करनी है, जो जैसे ही हमने सप्लाई करी लाइबिलिटी खड़ी हो गई। लाइबिलिटी कौन सी? जब हम कोई सप्लाई करते हैं तो एक लाइबिलिटी अराइज होती है टैक्स पे करने की, जो हमने कमाया उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, वो क्या लिखा मैंने, एक पॉइंट होता है, द पॉइंट इन टाइम व्हेन लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज, कि जब एक पॉइंट पर लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, अब आपको टैक्स पे करना है, वो कहलाता है टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब वो कैसे आएगा उसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है इट हेल्प टू डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स। ये क्या है, एक रेट ऑफ टैक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है टाइम ऑफ सप्लाई। कह रहा है कि शायद वो टैक्स के ऊपर लग सकता है, रेट ऑफ टैक्स जो है वो कितना लगेगा वो सप्लाई के ऊपर अकॉर्डिंग होता है। अगर मान लो मैं कोई खाने पीने की वस्तुएं बेच रहा हूँ, मैं चीनी, आटा, दाल बेच रहा हूँ, तो उस पर रेट ऑफ टैक्स अलग होता है। टाइम ऑफ सप्लाई ये भी बताती है कि आपको रेट ऑफ टैक्स क्या देना है, वो आपके गुड्स या सर्विस पे डिपेंड होता है। दूसरा, कितनी वैल्यू में आपको टैक्स पे करना है वो बताती है। ड्यू डेट क्या है, उस टैक्स को पे करने की लास्ट डेट, अंतिम तिथि क्या है, वो भी आपको बताती है। 4, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस को पे करने के लिए आपकी ड्यू डेट, आपकी वैल्यू, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई, हर चीज बताती है गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई को डिफाइंड करा गया है 3 सेक्शंस के अंदर, सीजीएसटी एक्ट 2017। तो यहां पर मैंने वर्ड लिखा है सीजीएसटी एक्ट 2017। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो 3 जनरल सेक्शंस, जहां हम पढ़ेंगे व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई कितने टाइप्स में डिवाइड करी गई है, तो टाइम ऑफ सप्लाई को बेसिकली 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करा गया है। पहला होता है सेक्शन नंबर 12, दूसरा होता है सेक्शन नंबर 13, तीसरा आएगा सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 12 में हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी गुड्स में सप्लाई करेंगे उस जगह क्या टैक्स पे करना पड़ता है और कितनी रेट ऑफ टैक्स और कितने डेज बाद टैक्स पे करना पड़ता है। सेक्शन 12 में क्या पढ़ेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या पढ़ेंगे, गुड्स, तो यहाँ पे फोकस करना, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, हम गुड्स के केसेस में पढ़ेंगे। सेक्शन 13 में हम क्या पढ़ेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब आप कोई सर्विस दे रहे हो, जैसे कि मैं एक सीए हूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा हूं, उस जगह उस सर्विस पे क्या टैक्स पे करेगा वो होता है सेक्शन 13 में। सर्विसेज का सेक्शन 13 है। 12 क्या है, गुड्स का। फिर आता है 14, जहां पर हम चेंज इन रेट ऑफ टैक्स देखेंगे। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स यानी अगर मान लो आपने कोई सप्लाई करी, सप्लाई करने से पहले ही कुछ नए प्रोविजंस आ गए सरकार की तरफ से, जीएसटी काउंसिल की तरफ से, और चेंज हो गया टैक्स रेट। जो टैक्स रेट पहले गुड्स पे 10% था, अब वो बढ़ाकर के 20% कर दिया, ये रेट में चेंज आ गया। तो बिफोर टैक्स चेंज क्या होगा और आफ्टर सप्लाई टैक्स चेंज अगर होता है तब क्या केस बनेगा, तो वो दोनों हम पढ़ेंगे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये 3 पॉइंट कवर करने वाले हैं, जहां हम पहले गुड्स का केस पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 हम सर्विस का केस पढ़ेंगे। जब सप्लाई करते हैं सर्विसेज में, तब आपको सप्लाई के टाइम पर, जो सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो उस टाइम पर क्या टैक्स देना है। तीसरा हम पढ़ेंगे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, कि रेट ऑफ टैक्स में अब चेंज होगा उस टाइम पर क्या टैक्स बनेगा। तो आज हम सबसे पहले अभी पढ़ने जा रहे हैं गुड्स के केस में, मतलब सेक्शन नंबर 12। तो ये सारा सेक्शन नंबर 12 है, समझ आया। फिर 13 पढ़ेंगे और फिर 14 पढ़ेंगे। तो 12 में क्या लिखा है, 12 लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। ये किसके लिए होता है, सेक्शन 12 होता है गुड्स के लिए, याद रखना, माल के लिए। गुड्स मतलब माल, आइटम, ठीक है। कह रहा है अंडर सेक्शन 12 में लिखा है, अंडर सेक्शन 12 और सब सेक्शन 1 में लिखा है द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज टू द टाइम ऑफ सप्लाई। कह रहा है कि जब कोई लाइबिलिटी, जब कोई सरदर्द पैदा हो जाता है, कब, जैसे ही हम गुड्स की सप्लाई करते हैं उस टाइम पर, वो जो सप्लाई के टाइम पर सरदर्द यानी लाइबिलिटी जो अराइज होती है, वो टैक्स की लाइबिलिटी जो अराइज होती है, कुछ माल हमने बेचा, तभी टैक्स वाले आगे खड़े हो जाते हैं, हाँ जी आपने इतने का माल बेचा, लाओ टैक्स दो। मैंने कल घड़ी बेची तो टैक्स वाले आके खड़े हुए सर पे, लाओ जी आपने घड़ी बेची, इसके ऊपर टैक्स वाला टैक्स दो। फिर मैंने कल दाल आटा चीनी बेची घर की, उसके ऊपर भी आके खड़े हो गए, लाओ भाई टैक्स पकड़ाओ। ठीक है, इतनी जल्दी भाई पुलिस नहीं आती जितनी जल्दी टैक्स वाले आते हैं। तो यहाँ पर वो हर छोटी छोटी चीज पे आके खड़े हो जाते हैं दरवाजे पे, भाई लाओ टैक्स दो। तो यहाँ पर वो लाइबिलिटी जो अराइज होती है जब आप कुछ भी गुड्स बेच रहे हो और उस पर जो टैक्स वाले आ जाते हैं टैक्स लेने के लिए, वो लाइबिलिटी जो है सेक्शन नंबर 12 और सब सेक्शन 1 में लिखी है। कह रहा है सेक्शन नंबर 12 और सब सेक्शन 2 कहता है
द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लीस्ट डेट। कह रहा है टाइम ऑफ सप्लाई, कौन सी सप्लाई के ऊपर लिया जाता है, जो टैक्स है वो कब लिया जाता है, कह रहा है अर्लीस्ट डेट पे लिया जाता है। अर्लीस्ट यानी जो डेट पहले आती है उस पर टाइम ऑफ सप्लाई लगाई जाएगी। जैसे कि मान लो मैंने एक कुछ भी बेचा गुड्स, एक फ्रिज बेचा मैंने किसी पार्टी को, फ्रिज का मैंने इनवॉइस बनाया, तो अगर मैं इनवॉइस बनाऊंगा या तो एक वो डेट होती है, ठीक है, या तो जब सामने वाले ने वो चीज रिसीव्ड कर ली, अब दूसरी डेट उस टाइम पर, या तीसरी जब वो पेमेंट मेरे को कर रहा है तब तीसरी डेट। तो इन तीनों केसेस में से जो अर्लीस्ट डेट होगी ना, सबसे पहले जो हुआ टैक्स उसी पर लगता है। सो सबसे पहले क्या हुआ था, इनवॉइस लिया था, तो इनवॉइस वाली डेट पे जो भी डेट पहले आई होगी उस पर लगेगा टैक्स। समझ आया? तो अर्लीस्ट डेट का ये कहने का मतलब है टाइम ऑफ सप्लाई किस पर लगेगा, सप्लाई करते टाइम जो भी पहली चीज आपने करी, जो भी पहली डेट जो आई उसी पर टैक्स लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं अर्लीस्ट डेट। ठीक है, आगे लिखा उसके नीचे मैंने पहला, ये हो गया पहला पॉइंट है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मैंने फ्रिज बेचा, मैंने इनवॉइस काटा, इनवॉइस जैसे ही काटा, इनवॉइस में बस अमाउंट ही डाल के छोड़ा था कि टैक्स वाले आके खड़े हो गए, लाओ भाई आपने इनवॉइस काट दिया, अब आप लाओ उसका टैक्स दो, जो आपने फ्रिज बेचा है इसका टैक्स दो। मैंने बोला पेमेंट ही नहीं आई, कह रहे उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपने इनवॉइस काटा यानी आपकी अब बिक्री होगी, तो अब आप दोगे टैक्स। तो अर्लीस्ट डेट जो भी हैपन इवेंट पहले हो रहा है उस पर आपको टैक्स देना है। कह रहा है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस को इशू करते ही जो डेट आएगी या तो उस पर टैक्स दो बाय द सप्लायर, जो कि सप्लायर द्वारा किया जा रहा है, और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। अंडर सेक्शन 31 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जिस दिन आपने इनवॉइस काटा, जिस दिन आपने इनवॉइस इशू करा, जैसे कि फॉर मान लो एग्जांपल इनवॉइस इशू करने की डेट है अगस्त 31, ठीक है, मेरे पास कोई पार्टी आती है और मैं उसको 8 अगस्त को इनवॉइस इशू कर देता हूं, कोई बिल काट देता हूं, कोई मेरे से फ्रिज खरीदने, टीवी खरीदने आया और मैंने उसको 8 अगस्त को इनवॉइस इशू कर दिया, तो मैंने इनवॉइस कब इशू किया, 8 अगस्त को। सेक्शन नंबर 31 क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपने 8 अगस्त को टैक्स इनवॉइस इशू करा, तब उसी दिन से आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। पहले जो डेट आई, पहले कौन सी डेट आई, ये वाली, तो इसी दिन से 8 तारीख से आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी कि आपको टैक्स पे करना है। अब आप बोलोगे कि सर इसकी लास्ट डेट तो 31 अगस्त थी ना, तो हम 8 तारीख से कैसे टैक्स पे करेंगे, हम तो 31 से करेंगे। भाई सुनो, सेक्शन 31 यही तो बोल रहा है कि जो पहले वाली डेट होगी, हमने अभी पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि जो पहले आपने चीज हैपेंड हो गई है, जो इवेंट हैपेंड हुआ है, पहले जो डेट आ गई है, जिस दिन आपने इनवॉइस काट दिया, आपको या तो इनवॉइस नहीं काटना था, आपने इनवॉइस 8 अगस्त को काटा, तो 8 अगस्त से ही आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। 8 अगस्त से वो लिख लेंगे कि 8 अगस्त से आपका पैसा जुड़ना चालू, टैक्स आपको देना है वहीं से, ठीक है। और दूसरी चीज, या तो आप 8 अगस्त पे काटो, अगर 8 अगस्त पे नहीं काट रहे तो फिर आप जो लास्ट डेट है यानी 31 अगस्त, जो रिक्वायर्ड डेट है टैक्स इनवॉइस काटने की, 31 अगस्त दी है, या तो आपकी टैक्स लायबिलिटी दूसरी यहाँ पे राइज होगी। जब राइज होगी यहाँ, जब आपने यहाँ पर कोई भी इनवॉइस नहीं काटा होगा, तब आपकी 31 अगस्त वो डेट मानी जाएगी कि यही वो अर्लीस्ट डेट है, क्योंकि आपने इनवॉइस तो नहीं काटा 8 को, तो यही डेट वो मानी जाएगी जिस पर आपको टैक्स पे करना है। समझ आया? तो दोनों में से जो पहले चीज हो जाएगी, अगर इनवॉइस पहले कट गया तो ये वाली डेट, अगर नहीं कटा तो लास्ट वाली यही डेट होगी, ठीक है। तो यही कहता है अंडर सेक्शन 31 के। अगर लिखा है द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट, अगर मान लो ना आपने इनवॉइस काटा, ना आपने 31 अगस्त आई आपकी, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो कि आपने जो है पहले पैसा रिसीव्ड कर लिया, रिसीव्ड द पेमेंट, आपको पेमेंट पहले आ गई, मैंने फ्रिज को बेचा, मैंने फ्रिज का ना कोई इनवॉइस बना के दिया सामने वाली पार्टी को, ना 31 अगस्त तक का ऐसा कुछ वेट किया लास्ट डेट इनवॉइस का, क्योंकि मैंने इनवॉइस बनाया ही नहीं, सीधा मैंने पेमेंट ले ली। मगर जिस दिन मैं पेमेंट लूंगा तो इसमें अंडर सेक्शन 2 में कहता है कि जिस दिन आपने सप्लायर होकर पेमेंट रिसीव्ड करी ना, विद रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई के रिस्पेक्ट में, उसी दिन से आपकी टैक्स लायबिलिटी राइज हो जाएगी। आपको उस दिन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और उसी दिन से आपका टैक्स के दिन जुड़ना शुरू हो जाएगी, टैक्स वाले वहीं आ जाएंगे मांगने, लाओ भाई निकालो हफ्ता, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों चीजें नहीं बना रहे और आप सोचो मैं टैक्स से बच जाऊंगा, तो भाई जिस दिन आपने वो पेमेंट रिसीव्ड करी है ना, उसी दिन से टैक्स लायबिलिटी राइज हो जाएगी, अगर वो अर्लीस्ट डेट होगी तो, इन दोनों से। और अगर ये है उससे पहले, अर्लीस्ट डेट ये है मतलब पहले वाली डेट ये है, तो इस दिन राइज होगी टैक्स लायबिलिटी। समझ आया? तो टैक्स लायबिलिटी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई माल सप्लाई करोगे, उस पर जो पहले डेट होगी उस पर ही अराइज हो जाएगी। आपने इनवॉइस काटा 8 को,
8 को राइज हो जाएगी। आपने इनवॉइस 10 को काटा, 10 को राइज हो जाएगी। 10 से पहले अगर आपने पेमेंट ले ली, आपने इनवॉइस काटा 10 को और पेमेंट आ गई 6 को, तो 6 को ही टैक्स लायबिलिटी राइज हो जाएगी। सेक्शन 2 ये कहता है कि आपने पेमेंट तो रिसीव कर ली ना, क्या फर्क पड़ता है आप इनवॉइस बाद में काटो, पेमेंट तो आई है ना, तो जिस दिन पेमेंट आ गई फिर उस दिन से चालू हो जाएगी। तो ये कहता है सप्लाई ऑफ टैक्सेस। समझ आया? आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है उसके बाद, द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्ड द पेमेंट शैल बी द डेट ऑफ द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कह रहा है कि अगर इन दोनों केसेस में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि वो डेट देख लेंगे जिस दिन सप्लायर को पेमेंट मिली और सप्लायर के बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट को उसने नोटिफाइड करा। जिस दिन मेरे को पेमेंट मिली और मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लिया कि फला फला आदमी का इतना रुपया, इतना पैसा आ चुका है, तो जिस दिन मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दूंगा वही मेरी टैक्स लायबिलिटी राइज हो जाएगी। अगर मैं कोई इनवॉइस नहीं बना रहा तो फिर टैक्स लायबिलिटी कब राइज होएगी? जब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो चीज मेंशन कर दूंगा, उसी दिन से राइज हो जाएगी पैसा, जिस दिन मिल गया मेरे को। समझ आया? तो ये था सप्लाई कैसे राइज होती है, टैक्स लायबिलिटी कैसे राइज होती है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड लिखा है यहाँ पे, वर्ड मिट गया गलती से, रिक्वायर्ड अभी मिटा है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, इसको डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो डायग्राम ये रहा, मैंने बना दिया। कह रहा है सेक्शन नंबर 12 और सब सेक्शन 2 में लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई, फॉरवर्ड चार्जेस। फॉरवर्ड चार्जेस कैसे राइज होंगे? ठीक है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों बॉक्सेस में जो भी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा, जो जल्दी आ रही होगी डेट, हम उसी दिन से टैक्स लायबिलिटी राइज करेंगे। ठीक है, पहला लिखा है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विद रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। आपने कोई माल बेचा, आपने किसी को इनवॉइस इशू करा, जैसे ही इनवॉइस इशू करा उसी दिन से टैक्स लायबिलिटी राइज। ठीक है, उस दिन से भी हो जाएगी, या तो फिर दूसरा कि जिस दिन से आपने इनवॉइस इशू करा और जो लास्ट डेट होगी या लास्ट दिन होगा इनवॉइस इशू करने का, जो भी दिन हो, 31 अक्टूबर हो, 31 सितंबर हो, जो लास्ट दिन है, अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं करा और आपने देखा कि लास्ट दिन जो भी है वहीं से आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑथराइज हो जाएगी। अगर ये दोनों ही केस सिनेरियो नहीं बैठते तो तीसरा भी दे रखा है, कह रहा है कि जिस दिन आपके सप्लाई का पैसा आया, पेमेंट आपको रिसीव्ड हुई रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, आपने सप्लाई करी और पैसा रिसीव्ड हो गया, तो उसी दिन से टैक्स लायबिलिटी राइज हो जाएगी। अब आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, देखो मान लो डेट ऑफ इनवॉइस जो है इशू जो हुआ है वो है 5 अक्टूबर को। ठीक है, ये जो डेट है रिक्वायर्ड ये दे रखी है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर, आप मेरे को सिर्फ ये बताना टैक्स लायबिलिटी सप्लाई की किस दिन राइज होगी, किस दिन से टैक्स लायबिलिटी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, और मैंने वो बताया वो अर्लीस्ट डेट होगी हमेशा। ठीक है, और हमारा पेमेंट जो आया वो आया 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को पेमेंट आ चुका है। देखो ये 5 अक्टूबर को इनवॉइस इशू करा है, ये 31 अक्टूबर है जो लास्ट दिन होता है इनवॉइस इशू करने का, और ये है हमारे 18 तारीख जहां पर हमें पेमेंट सामने वाली पार्टी से रिसीव्ड हो गई है। तीनों में से कौन सी डेट पर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, सोचो और बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं क्या आंसर है। कोई नहीं, गलत सलत जैसा आ रहा भाई लिख दो, कोई नहीं। हाँ, तो सोच लिया। अब जिस बच्चे ने ये सोचा कि अराइज होगी 5 अक्टूबर को, तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी जैसे ही इनवॉइस इशू होगा उस दिन अराइज हो जाएगी। अगर मान लो मैं बोलूं कि इनवॉइस तो इशू नहीं करा, अब बताओ ये 2 डेट मेरे पास है और बाकी वो डेट हुई नहीं है, अब बताओ कि टैक्स लायबिलिटी कब राइज होगी? सिंपल है। अब जिस बच्चे ने मन में ये सोच लिया कि 18 को राइज होगी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जिस दिन पेमेंट आई है अब वो डेट पहले है 31 से, तो इसी दिन टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक है, गुड्स की बात कर रहा हूं, यहाँ पे गुड्स का सिनेरियो चल रहा है, सेक्शन 12 चल रहा है। समझ आया भाई? और जिसने अगर गलत सोच लिया, गलत कमेंट कर दिया, तो कोई नहीं, एडिट मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीख रहे हो, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा अगर आपने प्रैक्टिस तो करी, लिखा तो। ठीक है, सुनो अगला है सेक्शन नंबर 12 और सब सेक्शन 3, जहां पे हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। अंडर रिवर्स चार्ज जो है सेक्शन 12 और सब सेक्शन 3 के किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी राइज होगी। तो लिखा गुड्स शैल बी अर्लीस्ट डेट, गुड्स की जो भी अर्लीस्ट डेट होगी, जो भी पहले डेट आएगी उस पर टैक्स लायबिलिटी राइज होगी, जो हर बार बता रहा हूं। तो पहली डेट कौन सी हो सकती है? हो सकता है पहली डेट पर मैंने डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स लिया हो। ठीक है, मैंने गुड्स की रिसिप्ट आई हो, ठीक है, तो वहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी राइज हो सकती है। दूसरा, अगर आपने मान लो डेट
एंटर्ड कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट के, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई डेट मेंशन कर दी और उस डेट पर आपको मान लो रेसिपिएंट को पेमेंट आ गई या फिर आपकी पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो गई, ठीक है। आपने क्या करा, आपने कुछ गुड्स मंगाया, आपके अकाउंट से या आपके बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया, जिस दिन पैसा कटेगा कि पेमेंट हो गई है, सामने वाली बंदे को चली गई है, अब आपको मिलेगा वहां से इनवॉइस। तो या तो आपने जिस दिन रिसिप्ट मंगाई होगी इनवॉइस आया होगा, या तो उस दिन मिलेगा। दूसरा, अगर इनवॉइस नहीं आया तो आपको उस दिन को मानना पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में देखा कि पैसे डिडक्ट हो गए, मेरे 15,000 रुपए फ्रिज के लिए पेमेंट हो चुकी है, उस दिन से टाइम ऑफ सप्लाई आपकी चालू हो जाएगी, ठीक है। या तो फिर इन दोनों के अलावा जो भी पहले होगा वो हो जाएगा, और अगर ये दोनों नहीं है, इन केस नहीं है, तो फिर इनवॉइस को आपको देखना है कि इनवॉइस को जो 30वां दिन होगा उससे अगले दिन जो डेट आएगी, जैसे 31st डे आया तो उस दिन आपकी टैक्स लायबिलिटी राइज हो जाएगी, ठीक है। या तो आपका जिस दिन रिसिप्ट आएगी उस दिन, इनवॉइस जिस दिन आया आपको उस दिन, या तो आपने जिस दिन पेमेंट करी इनवॉइस के बदले में बिहाफ पे, ठीक है, या तो उस दिन अराइज होगी। या तो इन दोनों केस को अगर नहीं देख रहे, इन दोनों केस नहीं है इन केस, ठीक है, तो तीसरा केस तब आएगा कि जब इनवॉइस आपका लास्ट डेट आएगी, जो भी 30 दिन का स्पैन पीरियड होता है उसका, तो इससे अगले दिन 30 दिन पूरे होती है, अगला जो 31वां दिन लगेगा, उस 31वें दिन पे आपकी टैक्स लायबिलिटी राइज हो जाएगी। 31 दिन के अंदर अगर पेमेंट हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो 31वें दिन आपकी राइज हो जाएगी लायबिलिटी, ठीक है, कि आपको टैक्स अब पे करना पड़ेगा, समझ आया। और मान लो इन केस अगर इन तीनों में से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा, व्हेन टैक्स ऑन सप्लाई डिटरमाइन नॉट पॉसिबल, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि इन तीनों में से कौन सी डेट पहले आ रही है, मान लो इसकी डेट है 15, इसकी है 20, इसकी है 25, तो आपकी वैसे तो ये बननी चाहिए 15 वाली, बट आपको नहीं समझ आ रहा कि डेट ऑफ रिसिप्ट कब आई, 15 आई, 20 आई, और पहले कौन सी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा इन केस, तब क्या होगा, अगर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है डिटरमाइन करना, तब क्या होगा, सो द डेट ऑफ द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, कि जो रिसिपिएंट है जिसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेट डाली है कि इस दिन मैंने कोई चीज मंगाई है, तो वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में डेट पड़ी होगी ना, एंटर्ड जो बुक्स ऑफ अकाउंट में डेट होगी, उस दिन से हम मान लेंगे कि ये हमारी क्या है, टैक्स ऑफ सप्लाई है, ठीक है, या टाइम ऑफ सप्लाई है, इस दिन हमें टैक्स को पे करना है, आज से टैक्स को पे करना है। ये कब होगा, जब आपको इन तीनों में से कुछ समझ नहीं आ रहा और रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंटर्ड कर रही है जो डेट, उस दिन की डेट से लेकर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो जाएगी, समझ आया। चलो इसका एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो, सारा उतार लो, फिर इसके बाद एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल के बाद हम शुरू करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स का कॉन्सेप्ट इतना ही था, इसको उतारो फटाफट, ठीक है। पहले एग्जांपल दूंगा, उसके बाद फिर आपके आगे करवाता हूं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसका एग्जांपल मैं आपको बताने वाला था, चलिए एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो ये मैंने इसका एग्जांपल लिखा है, ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, पहली चीज मैंने लिखी है ए पार्ट, जिसमें मैंने बताया है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जो रिसीव्ड की डेट है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या है, 15 मई 2024। दूसरा बी है डेट ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट की डेट है वो मैंने लिखी है 15 जुलाई 2024। तीसरा है डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस जो इशू करा है उसकी डेट आती है 1 जून 2024। और लास्ट है डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ रिसीवर 18 मई 2024। अब इसमें से आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के टाइम पर कौन सी डेट कंसीडर करनी चाहिए, ये आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इजी है। कमेंट में लिख देना इस केस में कौन सी डेट आपको लगती है। अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सुनो, तो इसका आंसर आता है, अगर आपका नॉर्मल केस है, अगर आपका नॉर्मल केस है तो हम सबसे अर्लियर डेट देखेंगे। इन सारी डेट में से जो सबसे पहले वाली डेट है, जैसे कि देखो मई, जून, जुलाई, तो सबसे पहले क्या आता है, मई आता है। तो मई क्या है, एक तो 15 है और दूसरी है 18। इन दोनों में से हमको लेना है, क्योंकि ये तो जुलाई है, इन दोनों को आप नहीं प्रिस्क्राइब करोगे, आप दो ऊपर और नीचे वाली में से चूज करोगे। इन दोनों में से कौन सा आएगा, अगर मान लो डेट ऑफ एंट्री ऑफ बुक्स ऑफ रिसीवर ये लेते हैं, तो ये तब ले सकते हैं जब इन तीनों में से कोई भी क्लोज नहीं आता, बट ये तो तीनों दे रखे हैं तो हम इसको अभी नहीं लेंगे। तो हमारी डेट ऑफ जो टैक्स की वो बन जाती है लाइबिलिटी, जिस दिन अराइज होगी वो है डेट ऑफ 15 मई 2024, यानी कि वो हो जाता है ए, फर्स्ट वाला,
ये वाला, ठीक है, पहला केस। अब दूसरा एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर मान लो मैंने आपको बताया था कि इन केस अगर आपको कोई भी क्लॉज नहीं दे रखा इन तीनों में से, तब आपको कौन सी डेट यूज करनी है? तब आपको यूज करनी है लास्ट जो लाइन मैंने नीचे लिखवाई थी वहां पर, जहां मैंने लिखवाया था कि जो भी बुक्स ऑफ रिसीवर रिसिपिएंट की डेट होगी, जिस दिन रिसिपिएंट अपनी बुक्स में एंटर करेगा ना डेट, उस डेट को माना जाएगा। तो देखो डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स, रिसिपिएंट की डेट कब है? 18। तो अगर इन केस इन तीनों क्लॉज में से कोई सा भी नहीं लग रहा, तब आपको 18 मई 2024 जो है इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये दे रखा है तो, अगर ये नहीं है और ये सिर्फ 3 ही दे रखे हैं, तो इसमें से जो भी पहले वाली डेट है वो लेनी है। तो या तो आपको लेना है नंबर 1 पे ये, या तो आप इसको कंसीडर करोगे अगर ये नहीं है तब, ठीक है। बस ये था एग्जांपल छोटा सा। आई विश आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में करेक्ट बताया होगा वीडियो पॉज करके। आगे आ जाते हैं टैक्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि सेक्शन 12 जो है वो गुड्स के रिलेटेड है, अब सेक्शन 13 आ चुके हैं जहां पर हम सप्लाई से रिलेटेड पढ़ेंगे कि अगर आप किसी भी सर्विसेज की सप्लाई करते हो, आप कोई कंसल्टेंसी फीस वगैरह चार्ज करते हो, कोई डॉक्टर वगैरह हो आप सर्विस दे रहे हो, तो उस जगह पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई। पहले मैंने लिखा है सेक्शन नंबर 13 और सब सेक्शन 1 में लिखा है द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज। लाइबिलिटी कब अराइज होती है? सर्विसेज पर टैक्स पे करने के लिए। कह रहा शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शंस। कह रहा है जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए आपकी टैक्स लाइबिलिटी तभी राइज हो जाती है जब आप टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम अपनी सप्लाई को किसी को देते हो उस टाइम पर ही, ठीक है। अब यहां पर इसको और क्लियर आपको समझना है तो नीचे डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। सेक्शन 13 और सब सेक्शन 2 में लिखा है अर्लीस्ट डेट बिलो। नीचे कुछ अर्लीस्ट डेट लिखी है, यानी कि पहले वाली डेट, जैसे कि गुड्स वाले केस में था। तो यहां पर ही पहले की डेट्स बताऊंगा कि जो डेट सबसे पहले होती है सर्विस के केस में, वो डेट आपको प्रिस्क्राइब लेनी होती है, ठीक है। टैक्स वहीं पे आपका राइज होता है। तो पहला आता है सेक्शन नंबर 31 और सब सेक्शन है 2। इसका भी सेक्शन 31 और सब सेक्शन 2 में मेंशन करा गया है। जहां इनवॉइस इशू विद इन द प्रिस्क्राइब्ड अंडर टाइम पीरियड। देखो आपके लिए ना, अगर मैं नॉर्मल केस की बात करूं तो यहां पर 2 केसेस होते हैं, ठीक है। सर्विसेज में टैक्स पे करने के 2 अलग अलग केस होते हैं। पहला होता है नॉर्मल जो टाइम होता है इसमें आपको 30 डेज का टाइम मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। कितने दिन? 30 डेज, यानी कि 30 दिनों का। और जो स्पेसिफिक कैटेगरी में आते हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जो स्पेशल लोग हैं, जैसे कौन कौन से स्पेशल लोग हैं? बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल कोई ब्रांच है फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये लोग स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो इन लोगों के लिए सर्विसेज देने पर इनको 45 दिन का टाइम मिलता है टैक्स पे करने का। कितना? 45 डेज। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल, तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं 30 दिन की सर्विस टैक्स की, जहां पर जो नॉर्मल सर्विसेज पे करते हैं जैसे सीए वगैरह, जो 30 डेज के अंदर टैक्स पे करते हैं। और अगर मैं बात करूंगा स्पेशल की, यानी बैंक्स वगैरह, इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल कोई भी गवर्नमेंट चैरिटी वगैरह शामिल होगी, तो उसमें 45 डेज की छूट मिलती है कि 45 डेज तक आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उस पर टैक्स पे कर सकते हो विद इन 45 डेज। और नॉर्मल केस में 30 डेज होता है, ठीक है। तो पहले वाले पे आ जाओ, यहाँ सेक्शन 31 और क्लॉज 2 में बताया कि अगर कोई भी इनवॉइस इशू करा गया है और वो भी प्रिस्क्राइब्ड डेट टाइम के अंदर, जो भी टाइम है जो कि 30 डेज का है, नॉर्मल की बात कर रहा हूं। अगर नॉर्मल टाइम में 30 डेज का टाइम होता है सर्विसेज पर टैक्स वगैरह लाइबिलिटी पे करने का, तो अगर आपने प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर कोई भी सर्विसेज दी है, तब तो आपको यहाँ पर अंडर सेक्शन 31 और सब सेक्शन 2 के अंडर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ आया? जैसे ही इनवॉइस इशू करोगे, इनवॉइस इशू करते ही अगले 30 दिन के अंदर, नॉर्मल केस है तो 30 दिन, स्पेशल केस है तो 45 डेज का आपको टाइम मिलता है अपना टैक्स पे करने का, इनवॉइस इशू करते टाइम ही। दूसरा केस आता है जहां पर इनवॉइस इशू नहीं होता। देखो लिखा है विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, जब इनवॉइस इशू होता है। और नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है? द इनवॉइस इज नॉट इशू विद इन द पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड। आपका जो टाइम पीरियड है नॉर्मल के लिए 30 और स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए 45। तो अगर आप इनवॉइस इशू नहीं करते, स्पेशल केस में 45 दिनों के अंदर और नॉर्मल केस में 30 दिनों के अंदर, अगर आप इनवॉइस इशू नहीं करते,
इस केस में भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर लिखा है। और उसके बाद तीसरा जो केस आ जाता है, तीसरा जो केस है सुनो, यहां पर लिखा है इफ द इनवॉइस इज नॉट इशू, अगर आपका इनवॉइस इशू नहीं हुआ, अगर आपका इनवॉइस इशू नहीं होता, इस केस में आपको प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो भी एडवांस डेट होगी, जो भी पहले वाली डेट होगी, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। कब? जब आपका इनवॉइस इशू नहीं होता एक प्रिस्क्राइब्ड डेट के अंदर, मतलब 30 दिन जो नॉर्मल दिए हैं और स्पेशल वालों को 45, तो ये 30 दिन के अंदर अगर इनवॉइस इशू नहीं करते और ये 45 दिन में इनवॉइस इशू नहीं करते, तो फिर आप कैसे पता लगाओगे टैक्स कब पे करना है? तब ये ऐसे पता लगेगा कि प्रोविजन ऑफ सर्विसेज देख के और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट देख के, जो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है और जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है, दोनों में से जो भी पहले होगा, जो पहले आएगा डेट, उस पे आपको टैक्स पे करना है। और ऊपर वाले में जहां पर आपने इनवॉइस इशू करा था, अगर इनवॉइस इशू करा है तो आप कैसे देखोगे? इशू ऑफ इनवॉइस की डेट देख के और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट देखोगे, ठीक है। देखो मैंने लिखा है इशू, अगर इनवॉइस इशू करा है इनवॉइस अगर विद इन टाइम पीरियड 30 और 45 दिन के अंदर स्पेशल और नॉर्मल कैटेगरी में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि टैक्स पेमेंट की डेट कौन सी है पहले वाली? तो आप देखोगे इनवॉइस इशू हुआ है वो वाली डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट, जो भी डेट पहले होगी इन दोनों में से उस डेट पर आपको टैक्स पे करना है जब इनवॉइस इशू हुआ होगा। दोबारा सुन लो, जब इनवॉइस इशू हुआ है तो इन दोनों में से देखना है, और जब इनवॉइस इशू नहीं करा आपने, ठीक है, ये देखो नहीं करा, कोई इनवॉइस इशू नहीं करा, लेट करा आपने, टाइम पीरियड के बाद इशू करा है बट टाइम पीरियड निकलने के बाद, टाइम पीरियड के अंदर नहीं करा, तो टाइम पीरियड से लेट करा, इनवॉइस नॉट इशू विद इन टाइम भी नहीं करा, तो आप प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के बीच में जो पहले डेट आएगी उस डेट पर टैक्स पे करोगे सर्विसेज को, ठीक है। तीसरा केस आता है जहां पर आपका ना क्लॉज ए है ना क्लॉज बी है, यानी कि आपने ना कोई इशू करा है इनवॉइस पहले और ना इशू करा है इनवॉइस टाइम निकल जाने के बाद, आपने इशू ही नहीं करा इनवॉइस, यानी कि सीधी सीधी बात है, आपने सर्विस दी, आपने इनवॉइस इशू नहीं करा, आपने टैक्स चोरी करी है। तो जब आप टैक्स चोरी करते हो, वैसे तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में बनता नहीं है टैक्स चोरी से रिलेटेड, अगर आपने टैक्स चोरी करा है, आपने कोई इनवॉइस इशू नहीं करा, इस केस में क्लॉज लगता है सी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इन केस इनवॉइस नॉट इशू, अगर आपने कोई इनवॉइस इशू नहीं करा, पहले भी नहीं करा, बाद में भी नहीं करा, कभी नहीं करा, जिंदगी में नहीं करा, चोरी करी आपने टैक्स की, तो यहां पर लिखा है कि जो आपका टैक्स है वो कैसे बनेगा? आपका टैक्स बनेगा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिसिपिएंट बुक्स, जिसको भी आपने सर्विस दी होगी उसने तो अपनी डेट में लिखा होगा ना, उसने तो एंट्री मारी होगी। अगर मान लो मैंने किसी को सर्विस दी राघव को, तो राघव ने अपनी बुक्स में लिखा होगा ना कि कंसल्टेंसी सर्विस अकाउंट डेबिट टू में देवेश मिश्रा, तो देवेश मिश्रा को अगर उसने 15,000 रुपए दिए हैं कंसल्टेंसी डेट पर 15 तारीख को या 20 तारीख को या 100 तारीख को, जब भी दिया उस डेट पर ही मेरा इनवॉइस फटेगा कि जो रिसिपिएंट है जिसने मेरे से सर्विस ली है, मैंने तो इनवॉइस इशू नहीं करा क्योंकि मैं टैक्स चोरी कर रहा हूं भाई, जो टैक्स चोरी करता है वो तो कहीं दिखाएगा नहीं ना, तो जिसने सर्विस मुझसे ली है उसने तो अपनी बुक्स में लिखा होगा, जरूरी तो नहीं वो भी टैक्स चोरी कर रहा होगा मेरी तरह, तो उसकी बुक्स में देखा जाएगा जो डेट उसने मेंशन कर दी रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उस दिन मुझे भी टैक्स पे करना पड़ेगा उतने रुपए से जितने का मैंने सर्विस प्रोवाइड करी होगी। समझ आया? तो ये आता है केस सी, पहला केस जहां पर आपने कोई भी तरीके का इनवॉइस इशू करा हो विद इन टाइम पीरियड 30 दिन नॉर्मल और 45 दिन स्पेशल कैटेगरी में, और दूसरा जहां पर आपने टैक्स इनवॉइस इशू करा बट टाइम पीरियड के बाद 30 दिन और 45 दिन निकल जाने के बाद इशू करा है, तब आपको इन दोनों में से अर्लीस्ट डेट देखनी है, और जब आपने इशू करा है टाइम पे तो इन दोनों में से देखनी है, और जब दोनों ही केस नहीं आ रहे, ना ये आपने इनवॉइस इशू ही नहीं करा, आपने चोरी करी है डायरेक्ट, तो आपको रिसिपिएंट की डेट से देखकर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डेट है उसमें से देखकर जो भी डेट होगी उस दिन का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा उस दिन, ठीक है। उसके बाद लिखा है सेक्शन नंबर 13 और 2 क्लॉज में लिखा है ए द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, कह रहा है कि जिस दिन सप्लायर ने अपना डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब इनवॉइस जो है जिस दिन इशू करा होगा सप्लायर ने, उस दिन से लेकर अपना जो विद इन पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे 30 और 45 दिन मैंने आपको बताया, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, पहला है इश्यू ऑफ इनवॉइस जिस दिन का है और दूसरा है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, उन दोनों डेट में से जो भी पहले वाली डेट होगी उस दिन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कब है? जब आपने इशू करा होगा इनवॉइस, यही वाला सेम केस बता रहा हूं, पहला सेम केस है। दूसरा
यह है तीसरा, ठीक है। अब दूसरा ये वाला, ये दूसरा यही वाला है, ये वाला दूसरा यही है, वही चीज मैंने लिखी है, बस उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया स्टेटमेंट बना के, और यहाँ पर उसको फिगर में दिखा रहा हूँ। ये वाला देखो इसमें क्या लिखा है, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, कह रहा है कि आपको प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में से, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में से जब आपने इनवॉइस इशू नहीं करा विद इन दैट टाइम पीरियड, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 31 कहता है कि जब आपने इनवॉइस इशू नहीं करा होगा उस टाइम पर आप कौन सी डेट को मानोगे कि टैक्स पे करना है, तो उसके लिए प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो होगी, प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो होगी, इस दिन के जो अर्लीस्ट डेट होगी उस दिन ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये दूसरा वाला यही है, ठीक है। तीसरा आ जाता है थर्ड, ये वाला सी, कह रहा है कि द डेट ऑफ विच द रिसिपिएंट शो द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जो रिसिपिएंट है जिसने आपसे सर्विस ली है उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो सर्विस लेने की डेट और जो अमाउंट मेंशन करा है उसकी बुक्स के अकॉर्डिंग, अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हो, आपने किसी भी क्लॉज में, क्लॉज ए या क्लॉज बी के अंदर कोई भी अप्लाई नहीं कर रखा, आपने टैक्स के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं कर रखा, तो आपका जो रिसिपिएंट है उसकी बुक्स को देखकर जिस दिन उसने लिखा होगा अपनी बुक्स में, आपको उस दिन जाके टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी वही डेट मान ली जाएगी टैक्स पे करने की, ठीक है। तो ये आता है तीसरा, थर्ड वाला पॉइंट, समझ आया। और ये मैंने आपको समझा ही दिया है, ये क्या चीज है, बस वही लिखा है मैंने। अगर आपने विद इन टाइम पीरियड यानी 30 और 45 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करा है तो इन दोनों की डेट में से जो पहले डेट होगी उस दिन टैक्स भरना है। अगर आपने इनवॉइस इशू करा है डेट निकल जाने के बाद, तब आपको इन दोनों की डेट में से जो पहले डेट होगी उस दिन टैक्स पे करना है। अगर आपने टैक्स चोरी करी है, कोई भी टैक्स के लिए इनवॉइस इशू ही नहीं करा, तो आपका जो रिसिपिएंट है उसने जो डेट लिखी होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस दिन जाके आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो आपकी डेट मानी जाएगी, ठीक है। तो ये था पूरा टैक्स का, ठीक है। सर्विसेज के केस में, अब सर्विसेज में मैंने 13 और 2 क्लॉज बताया है, सेक्शन 13 और क्लॉज 2 बताया है, अभी सेक्शन 13 और क्लॉज 3 बताना बाकी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, अभी थोड़ा सा आगे और रहता है वो भी आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, उतार लो। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 3 सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। तो भाई सुनो, जब भी हम कोई सर्विसेज सप्लाई करते हैं रिवर्स चार्ज के अंडर में, तो यहाँ पर क्या प्रोविजंस बनते हैं, किस जगह आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो समझ लो। सबसे पहले मैंने लिखा है अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कि जो भी डेट अर्लीस्ट होगी ना उस दिन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो टैक्स की डेट मानी जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपकी रिवर्स चार्ज का केस है तो इसके अंदर आप लोगों को टाइम जो मिलता है वो 60 दिनों का मिलता है, कि 60 दिनों के अंदर जब से आपने इनवॉइस इशू करा उस डेट से 60 दिन मिलते हैं, यानी 2 महीने। उसके बीच में आप कभी भी टैक्स को पे कर सकते हो, जो भी अर्लीस्ट डेट होगी आपकी। अगर आपका 60 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू होता है, यहाँ पर पेमेंट मेड विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर कोई इनवॉइस इशू होता है, तो यहाँ पर अर्लीस्ट डेट मानी जाएगी या तो आपका डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स, जो भी बुक्स में आपने डेट ऑफ पेमेंट लिखी होगी या तो वो वाली दिन, या तो आपने डेट व्हेन डेबिटेड इन द बैंक, जब आपके बैंक से पैसा डेबिट हुआ होगा, जब पैसा कटा होगा, या तो वो डेट मानी जाएगी। अब दोनों डेट में से जो भी डेट पहले आपकी आएगी वो डेट कहलाएगी यहाँ पर कि आपकी वो डेट है आरसीएम को पे करने की, टैक्स लायबिलिटी को पे करने की, ठीक है। और ये कब होगा, जब आपने 60 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करा होगा। अगर मान लो आपने इनवॉइस इशू नहीं करा, पेमेंट नहीं करी, जो कि 60 दिन के अंदर करनी चाहिए थी, 2 महीने के बाद आप इनवॉइस बना रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तब कौन सी डेट मानी जाएगी, तब आपको 61वें दिन, 60 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं होती, 2 महीने हो गए हैं, तो जो आपका 61st डे होगा, जो आपका 61वां दिन होगा, उसी दिन आपको इनवॉइस को पे करने की डेट मानी जाएगी और वही आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। 2 महीने तक आपने नहीं पे करा, कोई टैक्स नहीं, जैसे ही 61st डे लगेगा, 2 महीने के बाद अगला दिन लगेगा, उसी दिन से आपकी लायबिलिटी शुरू हो जाएगी, टैक्स ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जब आपने इनवॉइस नहीं बनाया है उस केस में। अगर मान लो क्या हो, अगर ऐसा कोई केस आ जाए जहां पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो, आरसीएम है, रिवर्स चार्ज है, आपने कोई सप्लाई करी है जो कि विद इन आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री हो, जो कि इंडिया से बाहर हो गई, अगर ऐसा कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है जिसको हम एसोसिएटेड एंटिटी बोलते हैं, अगर आपका कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है या एसोसिएटेड एंटिटी है,
इस जगह पर आपकी जो डेट ऑफ एंट्री होगी ना बुक्स में वो, या आपने जो डेट ऑफ पेमेंट करी है वो, उन दोनों में से जो पहले आएगी, जो अर्लीस्ट डेट होगी, उसको माना जाएगा कि हाँ ये टैक्स ऑफ सप्लाई की डेट है आपकी सर्विसेज में। ठीक है, तो जो भी दोनों में से पहले होगा उसको मान लिया जाएगा। तो ये था आपका सर्विसेज का केस, जो कि पूरा 13 सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं टैक्स चेंज रेट क्या होता है, सेक्शन नंबर 14। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो इसको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 14। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, सेक्शन नंबर 12 जहां पे हमने पढ़ा कि गुड्स का केस कैसा है, सेक्शन 13 में हमने पढ़ा सर्विसेज का केस कैसा है। अब हम सेक्शन 14 पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि अगर मान लो टाइम ऑफ सप्लाई पे टैक्स रेट चेंज हो जाता है तो उस जगह हमें किस रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा और क्या टैक्स रेट पे करना पड़ता है वो समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई TOS, चेंज इन GST रेट। अगर GST रेट चेंज होता है तब क्या होता है, इसमें के अंदर 3 मेन सिचुएशन होती है। जब टैक्स रेट चेंज होता है तब हम जब गुड्स डिलीवर करते हैं तो उस टाइम पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर हम जब पेमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, गुड्स की जब पेमेंट आती है, जब पेमेंट करते हैं तो उस जगह उस टाइम पर हमको टाइम ऑफ सप्लाई पे करना पड़ेगा, या फिर जब हम इनवॉइस को इशू करेंगे हमें उसी टाइम पर पे करना पड़ेगा पैसा। ठीक है, टैक्स का। तो तीनों में से 3 सीक्वेंस बनते हैं, बट हम ये समझेंगे कि तीनों में से कौन सी डेट अर्लियर होती है और कौन सी डेट पर टैक्स की पेमेंट होनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सेक्शन 14 डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑन चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। हम इसमें देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है, जब टाइम के साथ साथ रेट चेंज होते हैं उस जगह पर जो गुड्स और जो सर्विसेज है उन पर क्या रिस्पेक्टिव रेट लगने वाला है, कौन सा रेट जो है वो चार्ज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर में ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन सप्लाइड बिफोर टैक्स रेट चेंज। जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है टैक्स रेट चेंज होने से पहले, तो उस जगह पर टाइम ऑफ सप्लाई और टैक्स रेट किस ओल्ड या न्यू रिजीम से लगने वाला है वो पढ़ेंगे। दूसरा उसके बाद सीखेंगे कि अगर मान लो आपके गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई आफ्टर टैक्स रेट चेंज के हो रही है, मतलब कि टैक्स रेट चेंज होने के बाद अगर करी जा रही है तब उस पर क्या टैक्स रेट चार्ज होगा, तो वो हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको टेबल बना के दे दिया है बिफोर टैक्स रेट चेंज गुड्स एंड सर्विसेज के केस में। जब टैक्स रेट चेंज होने से पहले जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करेंगे उस जगह क्या टैक्स रेट लगेगा। 3 केसेस बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले मैंने लिखा है सप्लाई मेड। सप्लाई जो है वो किस तरीके से बन रही है, जहां पर आपकी बिफोर बन रही है या आफ्टर टैक्स रेट बन रही है, तो वो देखेंगे। और सप्लाई हमने बिफोर का केस लिया है तो हम सारे में बिफोर टैक्स रेट, बिफोर टैक्स रेट, बिफोर टैक्स रेट पढ़ेंगे। दूसरा है इनवॉइस इशू। इनवॉइस कब इशू कर रहे हैं, टैक्स रेट चेंज होने के बाद या उससे पहले, तो हमने वो भी चीजें मेंशन कर दी है। फिर हम पढ़ेंगे कि पेमेंट रिसीव्ड कब हुई है, पेमेंट इनवॉइस से पहले या इनवॉइस के बाद कब रिसीव्ड हो रही है वो। ठीक है, उसके बाद अगला पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी। ये इसका मतलब होता है जब आपने इनवॉइस इशू करा वो कब करा। ठीक है, कि टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, आपने इनवॉइस को इशू किस जगह, किस तारीख को या किस टाइम पर करा है, वो चीज इसमें सीखिए। फिर आता है एप्लीकेबल टैक्स रेट, कि कौन सा टैक्स रेट इस पे एप्लीकेबल होगा वो पढ़ेंगे। तो पहला केस आता है बिफोर टैक्स रेट चेंज, जब टैक्स रेट चेंज होने से पहले की बात होती है उस जगह। अगर आपने इनवॉइस को बाद में टैक्स रेट चेंज होने के बाद में आपने निकाला है, मतलब कि आपने इनवॉइस इशू करा है टैक्स रेट चेंज होने के बाद और पेमेंट भी टैक्स रेट चेंज होने के बाद करी है, दोनों चीजें बाद करी है, तब क्या होगा, तब आपको जो इशू करा है आपने इनवॉइस, वो इनवॉइस और जो पेमेंट रिसीव्ड है वो दोनों ही सप्लाई में टाइम से पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा नया वाला टैक्स रेट, जहां पर न्यू टैक्स रेट जो होगा वो चार्ज किया जाएगा, क्योंकि आपने इनवॉइस इशू कब करा है, टैक्स रेट चेंज होने के बाद, आपने पेमेंट कब करी है, टैक्स रेट चेंज होने के बाद, तो जो नया टैक्स रेट आया होगा बाद में वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे आपको इशू से पहले बोल दी गई है कि जब आपका टैक्स रेट बाद में चेंज होगा और पेमेंट बाद में होगी तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो पहले का माना जाएगा। दूसरा केस आता है जहां पर आपने बाद में, पहले जो है इनवॉइस इशू कर दिया है। सपोज करो मैं कोई सप्लायर हूं, मैंने इनवॉइस आज इशू करा 5 तारीख को, टैक्स रेट 6 तारीख से चेंज हो गए,
5 को इनवॉइस इशू कर दिया, पहले इनवॉइस इशू हुआ, उसके बाद टैक्स रेट चेंज हो गया, यहाँ मैंने सेम लिखा है, इसका मतलब है ऊपर वाला ये नीचे सेम है, आफ्टर रेट चेंज। तो यहाँ पे आफ्टर रेट चेंज जो है पेमेंट हुई है। मैंने जब सप्लाई का इनवॉइस बनाया तो मैंने उस पर लिखा 7,000 रुपए का माल था मेरा। जैसे ही मैंने इनवॉइस इशू करा अगले दिन से टैक्स रेट चेंज हो गया और उसकी सप्लाई पे जो अमाउंट है रेट चेंज हो गया, तो वहां पे रेट कुछ और आ गया। तो यहाँ पर आफ्टर टैक्स रेट चेंज हो गया है, पेमेंट की जो पेमेंट आई होगी, पेमेंट जो है वो आफ्टर टैक्स रेट चेंज होने के बाद आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, तो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी कि जब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इशू करा है इनवॉइस, इशू किस दिन करा है, इशू करा है बिफोर द टैक्स रेट चेंज, टैक्स रेट चेंज होने से पहले इशू करा था, और पहले इशू करा तो मतलब ओल्ड वाला लग रहा होगा, तो यहाँ पर इसीलिए ओल्ड टैक्स रेट जो है चार्ज करा जाएगा, ठीक है। जब आपने इनवॉइस को पहले इशू कर दिया तो फिर ओल्ड रेट, और जब आपने इनवॉइस को बाद में इशू करा था, जैसे ऊपर वाले केसेस में दोनों बाद में था, पेमेंट और इनवॉइस दोनों बाद में था, तो आपको न्यू वाला टैक्स रेट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा केस आता है बिफोर द टैक्स रेट चेंज, जब टैक्स रेट चेंज होगा उसमें इनवॉइस आपने टैक्स रेट चेंज होने के बाद में इशू करा है। देखो आज है 6 तारीख और आज जो है टैक्स रेट में चेंजेस हो गए मान लो। अब मैंने इशू करा है 7 तारीख को इनवॉइस, मैंने इशू कब करा, मैंने इनवॉइस इशू करा है 7 तारीख को और 6 तारीख को ही टैक्स रेट चेंज हो गए। तो जब टैक्स रेट आज चेंज हुए हैं तो कल जो मैं इशू करूंगा तो नए टैक्स रेट के हिसाब से करूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है बिफोर द रेट चेंज, मगर मैंने ना पेमेंट एडवांस ले ली थी, पेमेंट टैक्स रेट चेंज होने से पहले ही ले ली मैंने, इनवॉइस बाद में काटा है। मैंने ना आज टैक्स रेट चेंज हुआ तो मैंने एक दिन पहले उससे पेमेंट ले ली थी, क्योंकि मेरे को पता था भाई टैक्स रेट चेंज नहीं होंगे, मेरे को ऐसा लगा था, तो मैंने पेमेंट पहले 5,000 रुपए ले लिया। जब टैक्स रेट चेंज हुआ तो पेमेंट का और बढ़ गया, पेमेंट टैक्स रेट अलग लग गए, सेक्शन अलग लग गए, रेट अलग हो गए, पहले 15% था 20 हो गया होगा, तो मेरा और पैसा आना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने ना बाद में इनवॉइस इशू करा और पेमेंट जो है वो पहले ले ली थी। अब हम क्या करें, अब हम तो फंस गए, अब हमको क्या चाहिए, और पैसा चाहिए। मान लो टैक्स रेट हमारा बढ़ा है घटा है, उसके अकॉर्डिंग अगर घट गया होगा तो फायदा हमें, अगर बढ़ गया होगा टैक्स रेट तो हमें और पैसा लेना चाहिए था सामने वाले पार्टी से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या देखेंगे कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जो रिसिप्ट आई है आपकी पेमेंट की, उस डेट पे जो इनवॉइस है वो इशू करा जाएगा, ये इसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। यहाँ पर लगेगा ओल्ड टैक्स रेट। क्यों ओल्ड टैक्स रेट, क्योंकि हमने बिफोर द रेट चेंज पेमेंट ले लिया। जब पेमेंट हमने ओल्ड रेट में ले ली थी, टैक्स बाद में चेंज हो रही है रेट, तो अब हमको सप्लाई भी ओल्ड के हिसाब से करनी पड़ेगी, समझ आया। तो इसीलिए यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेट चार्ज किया गया है। तो ये था बिफोर टैक्स रेट का चार्ट जब गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज होता है। अब हम पढ़ेंगे आफ्टर जब होता है टैक्स रेट चेंज, उसके बाद आफ्टर जब आएगा तब आपके क्या क्या केसेस बनेंगे। तो सबसे पहले बिफोर वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, आफ्टर की टेबल अलग लिखवाऊंगा। इस टेबल से इसलिए समझा रहा हूं ताकि जल्दी समझ आएगा भाई, अगर मैं बुक की लाइनें लिख दूंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए आपको समझा रहा हूं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। टैक्स रेट चेंज लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। अब हम देखेंगे कि जब आफ्टर टैक्स रेट चेंज होता है, जहां पर टैक्स रेट बाद में चेंज होता है, उस जगह पर कैसे कैसे टाइम ऑफ सप्लाई में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी बिफोर का चार्ट बनाया था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आफ्टर वाला समझते हैं। तो आफ्टर वाले में ऊपर जो चीजें बिफोर में थी वो सारी सेम रहेगी। रेट सप्लाई जो है, सप्लाई कैसे हो रही है, ये आफ्टर हो रही है, ठीक है। तो आफ्टर रेट चेंज है तो सब में मैंने आफ्टर डाल दिया। पहले सिचुएशन में बात करते हैं केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 में क्या होता है, इनवॉइस जो है रेट चेंज होने से पहले इशू करा जाता है। इनवॉइस इशू कब किया जाता है, बिफोर रेट चेंज। रेट चेंज होने से पहले आपने इनवॉइस इशू कर दिया। पेमेंट जो है वो आफ्टर रेट चेंज हुई है। इनवॉइस 6 तारीख को इशू कर दिया गया रेट चेंज होने से पहले, और जब पेमेंट हुई तब रेट चेंज हो चुका था। 7 तारीख को अगर पेमेंट हुई तो 7 तारीख को रेट चेंज हो चुका था, 6 तारीख की शाम को लगा लो। तो अब यहाँ पर हम ओल्ड टैक्स रेट कंज्यूम करेंगे, क्योंकि हमने अपना जो इनवॉइस है वो पहले ही बना दिया था, हमने बिफोर रेट ऑफ चेंज बना दिया। तब यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई डेट होगी वो वाली जहाँ पर रिसिप्ट हुआ है पेमेंट। पेमेंट जब रिसिप्ट होगा उस डेट को हम बोलेंगे कि ये टाइम ऑफ सप्लाई है केस नंबर 1 की। केस नंबर 2 में क्या हुआ कि इनवॉइस जो है वो पहले इशू कर दिया गया, जैसे ऊपर वाला था सेम, इनवॉइस पहले इशू करा गया, ठीक है। और
पहले ही पेमेंट हुई है, पेमेंट भी कैसे हुई है, पहले ही हो गई, ठीक है। रेट चेंज होने से पहले ही पेमेंट हो गई और पहले ही रेट चेंज हो गया था और इनवॉइस भी पहले ही इशू करा गया। मगर यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अर्लियर होगी। अर्लियर मतलब कि पहले वाली, इशू जिस दिन इनवॉइस करा है या डेट रिसीव्ड पेमेंट जब आई है, पेमेंट रिसीव्ड हुई है या इशू जिस दिन इनवॉइस हुआ है उससे पहले वाली जो डेट होगी उसको हम पेमेंट ऑफ सप्लाई बोलेंगे। और यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो न्यू टैक्स रेट लगेगा, ओल्ड टैक्स रेट यहाँ पर नहीं लगेगा। तीसरा केस आता है जहाँ पर इनवॉइस इशू कब हुआ है, आफ्टर रेट ऑफ चेंज के बाद। जब रेट में चेंज हो गया, जैसे कि 12 से 18% हो गया, रेट चेंज हो गया, उसके बाद हमने इनवॉइस को इशू करा है। तो जब हमने इनवॉइस को रेट चेंज होने के बाद इशू करा है, नए रेट पे इशू हुआ होगा इनवॉइस, तो जब नए रेट पे हुआ है तो टैक्स कौन से रेट से लगेगा, न्यू रेट से। तो यहाँ पर देख लो ना, न्यू रेट से टैक्स लगा है क्योंकि आफ्टर द चेंज रेट टैक्स हुआ है इनवॉइस इशू। और पेमेंट जो है वो बिफोर हुई है, पेमेंट पहले हो गई है। पेमेंट तो हमने जैसे 5 को ले ली, रेट चेंज 6 को हुआ, 6 को इनवॉइस इशू हुआ, पेमेंट पहले ले ली थी, यहाँ पे नुकसान हो गया एक तरीके से। मगर अब हम दोबारा तो नहीं मांग सकते पार्टी से, तो यहाँ पर हमको न्यू टैक्स रेट के हिसाब से जो है नया इनवॉइस मांगना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो होगी वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। समझ आया? तो इस तरीके से आप लोगों का आफ्टर टैक्स रेट का चार्ट ये है। आई होप आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल यानी कि बिल्कुल जनरल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है, आपको इस चार्ट की हेल्प से ये देखना है कि कब आपका इनवॉइस इशू हुआ है, पेमेंट कब हुई है और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। जो भी केस फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आपका सुटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही आपको टाइम ऑफ सप्लाई वाला केस लगा देना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ आया? बहुत आसान है। अब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इस चैप्टर में, सारा चैप्टर मैं करवा चुका हूँ कंप्लीट और चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर आपका हो जाता है खत्म। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 9 के साथ जल्दी अगली वीडियो में। और अभी तक आप इसको जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए रिवाइज करो। किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो जाके इस नंबर पे कांटेक्ट कर देना कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं। मिनिमम प्राइस जो भी 150 के अराउंड है वो पे करके आप व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट करके ले सकते हो, नोट्स वगैरह बाय कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। इसको उतार लो।